तो आज हम लोग प्राइमल और डुअल प्रॉब्लम्स या डुअलिटी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, उसके साथ में सेंसिटिविटी एनालिसिस के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहली बात डुअलिटी का होती क्या है, या डुअल जो हम बोल रहे हैं वो है क्या। मतलब बिल्कुल अभी आप अगर 10 मिनट थोड़ा ध्यान देंगे तब ये डुअल का मतलब समझ में आएगा। 10 मिनट तक आपको शायद क्या पता आप कहानी सुने ऐसा लग रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि डुअलिटी जो बात होती है, तो जो हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको हम अगर हम प्राइमल प्रॉब्लम बोलें, मतलब जो हमने अभी जैसे हम लोग कोई लिखते हैं ना, मैक्सिमाइजेशन इक्वल मैक्सिमम जेड इक्वल टू दिस, और उसके आगे कंस्टेंट लिखते हैं। ठीक है, तो इसके साथ में ये एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। अगर हम इसको प्राइमल बोल रहे हैं तो उसके साथ में एक और प्रॉब्लम होती है जिसको हम डुअल बोलते हैं। ठीक है, सेम डाटा के साथ में एक और प्रॉब्लम होती है, उसको डुअल बोलते हैं। ठीक है, यानी इसका जुड़वा लेकिन वो उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। तो ये पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि एवरी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कॉल्ड प्राइमल, जो पहली जो हमें प्रॉब्लम दी गई है उसको हम लोग प्राइमल बोलते हैं, हैज एसोसिएटेड विद अनदर प्रॉब्लम कॉल्ड डुअल। उसके साथ में एक और प्रॉब्लम जुड़ी होती है जिसको हम डुअल बोलते हैं। ठीक, ठीक, जो कि मतलब क्या कहते हैं, जो कि इन दोनों में डाटा जो यूज होगा दोनों का दोनों सेम होता है। जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है वो दोनों की दोनों सेम होती है। उसको हमें देखना है कि वो कैसे होते हैं। तो कुछ रूल्स हैं आपके पास, रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग द डुअल। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा 5 मिनट, फिर आपको सीधे समझ में आने लग जाएंगे कि जो आपकी अगर कोई प्रॉब्लम प्राइमल, एक प्रॉब्लम होगी जिसको हम लोग बोल रहे हैं प्राइमल, ठीक है, और दूसरी अगर होगी डुअल। ठीक, तो दीज आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। तो अगर प्राइमल मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो जो डुअल जो कन्वर्ट होके जाएगा वो दैट इज गोइंग टू बी ए मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। ये रूल्स हैं जो आपके कंस्ट्रेंट्स हैं वो बाद में बन के वेरिएबल्स बन जाएंगे। जो ग्रेटर देन इक्वल टू वाले जो कंस्ट्रेंट है दैट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू लेस देन इक्वल टू, और लेस देन इक्वल टू वाले क्या बन जाएंगे आपके ग्रेटर देन इक्वल टू। इक्वल टू वाले अगर कंस्ट्रेंट है, मैं बता रहा हूँ इक्वल टू वाले कंस्ट्रेंट है तो वो अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड से मेरा मतलब ये है, ध्यान से सुनिएगा, कि सपोज करें वाई है आपके पास। ठीक, अगर वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू ले सकता है, आपने उसको ऐसी छूट दे रखी है और पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों दे सकता है, देन वी कैन से दिस इज अनरिस्ट्रिक्टेड। मतलब उस पर कोई ये नहीं है कि वाई की वैल्यू ग्रेटर देन ही होनी चाहिए 0 से, ठीक है, या फिर वाई की वैल्यू लेस देन ही होनी चाहिए 0 से। तो अगर वो कोई पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू ले सकता है तो हम उसको बोलते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड। ऐसा बहुत कम केसेस में देखा जाता है, प्रैक्टिकली तो लगभग नहीं केसेस नहीं मिलते हैं, लेकिन अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब यह है कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों ले सकता है। तो उसको कैसे दिखाते हैं, ठीक है, तो y को हम दो उसमें तोड़ सकते हैं, y इक्वल टू y1 माइनस y2। ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव होगा y1 माइनस y2 इट इज पॉजिटिव, सो वी कैन, वो कैसे होगा, y1 की वैल्यू ग्रेटर देन होगी, y1 की वैल्यू इज ग्रेटर देन y2। अगर ये हुआ तो ये हमें क्या देगा, y की वैल्यू पॉजिटिव दे देगा। ठीक है, सिमिलरली जो है अगर y की वैल्यू y1 माइनस y2 में अगर y2 की वैल्यू इज ग्रेटर देन y1, इन दैट केस y की वैल्यू हमें नेगेटिव दी जाएगी। ठीक है, तो अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती है, अभी हम आगे देखेंगे, मैं एक प्रॉब्लम इस तरह कराऊंगा अभी, जिसमें हम लोगों को देखना है कि जो इक्वल टू वाले हैं हम उसको इस वजह से दो पार्ट में तोड़ देते हैं, एक ग्रेटर देन इक्वल टू वाले में, एक लेस देन इक्वल टू वाले में। ठीक है, अभी बताऊंगा, वो एक प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक तो मतलब ये है, कुछ इस तरह से दिख रहा है कि जो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है वो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है। कंस्ट्रेंट्स जो है वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्रेटर देन लेस वाले में कन्वर्ट होता है, लेस वाला ग्रेटर देन में कन्वर्ट होता है, इक्वल टू जो अनरिस्ट्रिक्टेड में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी सब उल्टा है। वेरिएबल जो कंस्ट्रेंट में, मतलब सारी चीजें उल्टी हो जाती है। ठीक है, दीज आर द रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द डुअल प्रॉब्लम। तो सबसे पहली बात, इसको एक प्रॉब्लम से समझते हैं। ठीक, अब इस जो प्रॉब्लम है, आवाज आ रही है ना, हेलो, यस सर, आ रही है। तो मैं थोड़ा सा बस एक चीज ध्यान से सुन लेना, इसके बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं अभी। जो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम होती है, ठीक है, मान लो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम होती है, उसके साथ में कंस्ट्रेंट कौन सा फेवरेबल होता है। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट कौन सा फेवरेबल होता है, लेस देन वाला, लेस देन इक्वल टू वाला। ठीक है, और जो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम होती है उसके साथ में कंस्ट्रेंट कौन सा फेवरेबल होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला। ठीक है, ये चीज ख्याल करिएगा। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि जैसे सपोज करिए इक्वेशन आपके पास यहाँ पे लिखी है, मैक्सिमम z इक्वल टू 4x1 प्लस x2 और x3। ठीक, अगर x1 x2 x3 में हम लोग कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया तो दीज आर गोइंग टू बी इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट चला जाएगा। ठीक, बस कंस्ट्रेंट लगते हैं, तो ये लेस देन इक्वल टू वाला कंस्ट्रेंट अच्छा है इसके लिए, तभी तो वो लिमिट लगाएगा। अगर ये सारे के सारे ग्रेटर वाले होते, ठीक है,
तो ये क्या चला जाता है, इनफाइनाइट वैसे ही चला जाएगा, ठीक है। सो मैक्सिमाइजेशन के लिए हम लोग जो है इज बेटर टू यूज लेस देन इक्वल टू टाइप, और जो मिनिमाइजेशन अगर कहीं पे आपको मिल रहा है तो इट इज बेटर कि आप ग्रेटर देन इक्वल टू वाला यूज करें, ठीक। तो सपोज करिए आपको ये प्राइमल कोई प्रॉब्लम दे रखी है, ठीक है, ये इस तरह की प्रॉब्लम है जो आपने जनरली देखी होगी, मैक्सिमाइजेशन z इक्वल टू 4x1 प्लस 10x2 प्लस माइनस 9x3, तो ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है और ये उसकी कंस्टेंट है 5x1 माइनस 18x2 प्लस 5x3 लेस देन 15, ये सारे आज के कंस्टेंट है, ठीक। तो आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको इसमें डुअल में कन्वर्ट करना है। तो करेंगे कैसे, सबसे पहली बात रूल्स हैं, उसको रूल्स हैं कंस्टेंट को वेरिएबल में, वेरिएबल कांस्टेंट में, ग्रेटर देन को लेस वाले में, मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन वाले, इसको अब देखते हैं कैसे होता है, ठीक। तो जो मैक्सिमाइजेशन वाली जो प्रॉब्लम है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया मिनिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम में। सबसे पहले मिनिमम लिख दिया इसमें, ठीक। जो राइट हैंड साइड जो वैल्यूज हैं यहाँ पे उसको हमने यहाँ पे कंस्टेंट में डाल दिया, ठीक, इस मतलब सॉरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डाल दिया। जो राइट हैंड साइड जो वैल्यूज हैं दैट आर गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू, यानी जो यहाँ पे देखिए 15 है, ठीक है, तो 15, 8 है तो यहाँ पे 8, 10 है तो यहाँ पे 10 और 5 है यहाँ पे तो 5, ठीक है। तो इस तरह से हम ये क्या बन गया आपका ये x1 x2 x3 में था, अब यहाँ पे y1 y2 y3 कितने आएंगे, यहाँ पे इसकी वजह से y1 आएगा, इसकी वजह से y2 आएगा, इसकी वजह से y3 आएगा और इसकी वजह से y4 आएगा, ठीक है। वो हमने यहाँ पे इस तरह से लिख लिया। ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम थी, मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट कर दी। अब सबसे पहली बात लेस देन इक्वल टू वाले हैं, लेस देन सारे लेस देन वाले हैं, ठीक है। और मैक्सिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम, अगर ये सारे कोई भी एक इसमें से ग्रेटर ये ऐसा वाला होता तो हम लोग क्या करते, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला, तो इन दैट केस हम लोग उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देते पूरे कंस्टेंट को, ठीक है, और उसको कन्वर्ट कर लेते लेस देन वाले में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार आप मिस्टेक कर सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे कंस्टेंट इस तरह से होता तो आपको क्या करना है, -1 से मल्टीप्लाई कर देना इसको, ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई कर देते, फिर इसको जो है फिर जो कैसा बन जाता है, लेस देन वाला बन जाता, ठीक है। अगर मान लो ग्रेटर देन इक्वल टू वाला है उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेस देन वाला बन जाएगा, ठीक। तो अगर सपोज करिए कुछ इस तरह से होता ग्रेटर देन इक्वल टू वाला, तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तब ये लेस देन इक्वल टू वाले बन जाएगा। अभी हमारे पास सारे के सारे जो है लेस देन इक्वल टू वाले में, ठीक। और ये जो इसके अलावा क्या है, जो ये आपके जो मैक्सिमाइजेशन ये 4, 10 और 9 जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो वैल्यूज हैं प्राइमल की, वो आपकी राइट हैंड साइड वैल्यू बन जाएंगी, ठीक है, यानी 4, 10 और -9, ठीक। ये सबसे पहली बात, जो राइट हैंड साइड वैल्यू थी वो क्या बन गई, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की कोफिशिएंट, और जो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोफिशिएंट थे वो राइट हैंड साइड वैल्यू बन गई, उल्टा हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, ये जो अंदर की जो मैट्रिक्स है, यानी ये 5, 18, 5, -8, 12, -8, 12, -4, 8, 2 और -5, इसको क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रांसपोज करना पड़ेगा, या फिर ऐसे लिखो कि ये 5, -8, 12 और 2 है, यहाँ पे तो इसको 5y1, 8y2, 12y3 और 2y2, ठीक है। 5, -8, 12 और 2 है तो 5, -8, 12 और 2 इस तरह से आपने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। सिमिलरली 18, 12 और 4 है तो 18, 12 और -4, ठीक है। ऐसे 5, -8, 8 और -5 है तो 5, -8, 8 और 5 इस तरह से आ गया। तो क्या करना है, बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू है वो राइट हैंड साइड वैल्यूज हो जाएंगी इस तरफ, ठीक है। जो राइट हैंड साइड वैल्यूज हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यूज होगी। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया। जो ये अंदर की मैट्रिक्स है उसको आपको ट्रांसपोज कर देना कायदे से, ठीक है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि कैसे करा तो आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लीजिए रफ में, 5, -18, 5 और माइनस इस तरह से 12, -8, और उसको फिर ट्रांसपोज कर दीजिए और उसके आगे y1, y2, y3 वेरिएबल लगा दीजिए तो आपको प्राइमल से डुअल में मिल जाएगा। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। आपके इस तरह क्वेश्चन आपका पिछले साल आया था 2 नंबर में, उसे पिछले साल भी आया था 2 नंबर में। तो प्राइमल से डुअल में कन्वर्ट करने में कोई कंफ्यूजन है, कैसे करते हैं कन्वर्ट समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, आई थिंक बहुत टफ नहीं। अगर यहीं पे मिनिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम होती है तो उसको मैक्सिमाइजेशन में प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लेते हैं आराम से हम लोग, ठीक है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए था, अगर या मिनिमाइजेशन यहाँ पे सपोज करिए मिनिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम होती तो इन दैट केस हम लोग कंस्ट्रेंट किस तरह का ढूंढने की कोशिश करते, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला। तो अगर लेस देन इक्वल टू वाले कंस्ट्रेंट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू वाले में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मेरा स्टार्टिंग है, ये प्राइमल है यानी प्राइमरी वाला है, तो उसको हम लोग डुअल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, इस तरह से जैसे हमने बताया। अगर मैं डुअल को दोबारा से इसी प्रोसीजर में अपनाऊं तो मैं प्राइमल में पा जाऊंगा, ठीक है। तो इसी वजह से कहते हैं द डुअल ऑफ डुअल प्रॉब्लम इज अगेन द प्राइमल प्रॉब्लम, ठीक है। यानी प्राइमल का मैंने एक बार डुअल करा और डुअल का फिर डुअल करा तो देन वी आर इन द सेम प्रॉब्लम, ठीक है।
तो ये जो दो प्रॉब्लम है सेम डाटा के साथ में यूज हो रही है, ठीक। मतलब इसमें डाटा आटा सब सेम है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, ठीक। तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा है एवरी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कॉल्ड प्राइमल, ठीक है। प्राइमल के साथ में हमारे पास एक और प्रॉब्लम होती है जिसको हम लोग डुअल बोलते हैं, जो सेम डाटा को लेके आगे बढ़ती है, ठीक। ये बात समझ में है कि कैसे इसको मतलब करना क्या, मतलब ये मैं करने क्या है प्राइमल से डुअल में कन्वर्ट करना, समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम थी, ठीक। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं सिंपल सी। ये है आपके पास दूसरी प्रॉब्लम, ठीक। z इक्वल टू 6000 प्लस 4000 x2, ठीक है। x4 प्लस 1x इज ग्रेटर देन 12 20 18 और 40, ठीक है। ये पूरी आपके पास बनी है। तो आपके पास क्या करना है, जो राइट हैंड साइड वैल्यूज हैं उसको आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यूज बना ली, ठीक है। 12 20 18 और 40, ठीक है। और जो मैट्रिक्स है उसको ट्रांसपोज कर दिया, यानी 49 और 7 और 10 4 9 7 और 10, तो ये 4 9 7 और 10 आपने इसको इस तरह से कर दिया। और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू थी वो कंस्ट्रेंट की वैल्यू बन गई। अब ये पहले क्या था आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू वाले थे, तो ये लेस देन इक्वल टू वाले बन गए। मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम थी, वो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट होगी, ठीक है। सिंपल है। अब मैं थोड़ा सा एक चीज दिखाना चाह रहा हूं आपको। ये वाली जो प्रॉब्लम है इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, नहीं तो चूक जाएंगे। इस प्रॉब्लम में बहुत कुछ खास नहीं है, उस पिछली बार की तरह है, बस थोड़ा सा चेंज है। ये प्रॉब्लम तो देखिए, मिनिमाइज z इक्वल टू x1 प्लस 2x2, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। मिनिमाइजेशन इज z इक्वल टू x1 प्लस 2x2। कंस्ट्रेंट्स आर 2x1 प्लस 4x2 लेस देन 160, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 3, x1 इज ग्रेटर देन 10, ठीक। ये आपके पास प्रॉब्लम है, ठीक। अब सबसे पहली बात ये आती है कि मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम जो होती है आपकी, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम वो जो होती है उसके साथ में कंस्ट्रेंट कौन सा अच्छा रहता है? मिनिमाइजेशन जो प्रॉब्लम होती है उसके साथ में कंस्ट्रेंट कौन सा अच्छा रहता है? ग्रेटर देन इक्वल टू वाला, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू वाला अच्छा रहता है। तो सबसे पहला कंस्ट्रेंट जो मेरे पास 2x1 प्लस 4x2 है वो कैसा है? लेस देन इक्वल टू वाला है। तो उसको मेरे को क्या करना पड़ेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करूंगा? मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो आपका जो पहला कंस्ट्रेंट है वो कैसे बन जाएगा? -2x1 माइनस 4x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -160। ये आपका पहला कंस्ट्रेंट में कन्वर्जन हुआ, ठीक है। बात समझ में? अब जो दूसरा कंस्ट्रेंट x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 3, ये इक्वल टू वाला है, ठीक। x1 माइनस x2 इक्वल टू 3, ये जो कंस्ट्रेंट है ये कंस्ट्रेंट दो कंस्ट्रेंट का कॉम्बिनेशन है, ठीक। ये दो कंस्ट्रेंट कौन से हैं? एक तो ग्रेटर देन इक्वल टू वाला और लेस देन इक्वल टू वाला, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे जो ये कंस्ट्रेंट है x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 3, उसको मैंने दो कंस्ट्रेंट में कन्वर्ट कर लिया, दिस वन एंड दिस वन, ठीक। तो x1 माइनस x2 इज ग्रेटर देन 30, x1 माइनस x2 लेस देन 30, ठीक। अब क्योंकि ये वाला कौन सा वाला है? लेस देन 30 वाला है, तो उसको फिर से मैंने -1 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तो ये लेस देन वाला है क्योंकि मेरा मिनिमाइजेशन वाला केस है, और ग्रेटर देन इक्वल टू वाला इज सुटेबल फॉर मिनिमाइजेशन केस, ठीक। तो इसको मैंने -1 से मल्टीप्लाई करा, तो ये इट इज गोइंग टू कन्वर्ट टू -x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन -30, और लास्ट वाला x1 इज ग्रेटर देन 10 था, वो वैसा का वैसे रहेगा। तो आपके पास तीन कंस्ट्रेंट से हमने 4 कंस्ट्रेंट बना लिए, ठीक है। फर्स्ट वन इज दिस वन, सेकंड वन इज x1 माइनस x2 इज ग्रेटर देन 30, x1 माइनस x2 इज लेस देन 30 को मैंने कन्वर्ट कर लिया -x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन -30। तो ये तीसरा कंस्ट्रेंट हो गया। चौथा इज x1 इज ग्रेटर देन 10। अब आपके पास चार कंस्ट्रेंट है, तो आपके पास 4 वेरिएबल होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव, सपोज करें आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है, तो ये आपके एक जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो डुअल बनाना आपका, ठीक है, इसका, तो उसके लिए आपको राइट हैंड साइड की वैल्यू चाहिए रहेंगी। उसको y1 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, y2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, y3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और y4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको ये पता चला कि 4 वेरिएबल लगेंगे, ठीक है। तो मैंने 4 वेरिएबल लिख दिया, y1 y2 y3 एंड y4, ठीक है। तो मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम थी, उसको मैंने मैक्सिमाइजेशन वाली में कन्वर्ट कर लिया। -160 प्लस 30 y2, फिर -30 y3 प्लस 10 y4, ठीक। इतना समझ में आ गया? हेलो। उसके अलावा मेरे को क्या करना है? इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया मैंने, -2 1 -1 और 1, ठीक है। -2 1
-1 और 1 ये आपने ट्रांसपोज करके इस तरह से लिख दिया, और जो इसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन के थे उसको राइट हैंड साइड वैल्यूज को यहाँ पे कर दिया, ठीक है। यानी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो मिनिमाइजेशन वाला था मेरा और प्राइमल का, दैट इज z इक्वल टू x1 प्लस 2x2, उसमें से राइट हैंड साइड x1 का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो दैट इज 1 हियर, और x2 का कोफिशिएंट इज 2, तो इसको मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया, ठीक है। -4, अब ये कैसे आया, -4y1 माइनस y2 प्लस y3, यहां से आया -4 -1 1, और यहाँ पे क्योंकि x3 नहीं है, फोर्थ वाली इसमें x2 नहीं है, तो यहाँ पे प्लस 0 x4 y4 सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरह से बना, ये तो यहाँ तक तो सिंपल है। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है मैंने क्यों करा, यहाँ पे ट्रिक यहाँ पे 2-3 चीजें समझाने की कोशिश करी है कि लेस देन इक्वल टू वाले को मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू कन्वर्ट करा, क्यों करा, क्योंकि ये मिनिमाइजेशन वाला केस था, ठीक। उसके अलावा जो इक्वल टू वाला था मैंने उसको 2 कंस्ट्रेंट में तोड़ दिया, ठीक है, एक तो ग्रेटर देन और एक लेस देन वाले में, ठीक है। और फिर लेस देन वाले को मैंने क्यों उसको -1 से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि ये जो है मिनिमाइजेशन वाला केस है और ग्रेटर देन इक्वल टू वाला चाहिए, ये आपका नया कंस्ट्रेंट बन गए और ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना, उसको मैंने डुअल बनाया, वो कुछ इस तरह से आया, ठीक। अब जो मेरे एक चीज ध्यान से देखने वाली बात है, अब मैं y2 माइनस y3 जो है आपका, इसको y2 माइनस y3 को एक कॉमन उसमें लिख सकता हूँ y, ठीक है। यानी अगर मैं y इसमें से कॉमन ले लूँ, 30 को कॉमन ले लूँ, तो y2 माइनस y3 यहाँ पे भी आ रहा है, y2 माइनस y3 यहाँ पे भी आ रहा है, और अगर इसको -1 से मल्टीप्लाई तो y2 माइनस y3 और इंटू -1 इस तरह से आएगा, ठीक है। तो मैंने y2 माइनस y3 को y कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो मेरे पास क्या क्या बचा, y2 माइनस y3 तो हट जाएंगे, उसकी जगह y आ जाएगा हर जगह पे, ठीक है। तो -160 माइनस 160 y1 प्लस 30, ये दोनों का ये मेरे पास है 30, और ये y2 माइनस y3 था, तो दैट इज y हियर, एंड 10 y4, ठीक। तो यहाँ पे जहां पे y2 माइनस y3 था वहां पे y लिख दिया। ये हर बार करना जरूरी है? हाँ, इन्हीं के चारों के साथ करें हम, ये करना जरूरी है, क्योंकि आपको ये मिलेगा, हमको ऐसा कॉमन फैक्टर ऐसा मिलेगा जिसको हम हटा के करेंगे। हाँ वो करना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ अभी 2 मिनट बाद फिर पूछूंगा आपसे पूछूंगा ऐसा क्यों करा हमने। देखो y1 और y4 जो है वो ग्रेटर देन जीरो वाला आ गया, ठीक है। और y2 माइनस y3 इक्वल टू y है, जैसे मैंने बताया कि अगर y2 की वैल्यू बड़ी होगी तो ये y कौन सी वैल्यू लेगा, दैट इज गोइंग टू बी टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। और y3 की वैल्यू अगर बड़ी हुई तो ये जो y कौन सी वैल्यू ले लेगा, वो नेगेटिव वैल्यू लेगा। इस चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं अगर सपोज करिए y इक्वल टू y2 माइनस y3 मैंने लिखा है, तो y2 अगर बड़ा होगा तो y जो है पॉजिटिव वैल्यू ले लेगा, ठीक है। और y3 अगर बड़ा होगा y2 से तो ये नेगेटिव वैल्यू लेगा। तो ये जो है y मेरा अनरिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में आ सकता है। तो मैं क्या लिखूंगा, ये लास्ट में लिखूंगा y1 है y2 इज ग्रेटर देन 0, ये तो पता है मुझे, और जो y है मेरा अनरिस्ट्रिक्टेड है। ये रूल्स हैं वो ये कहते हैं, जो मैं बताना चाह रहा हूं, कि जब इक्वल टू वाला आता है, जो अगर आपके पास जो प्राइमल प्रॉब्लम है उसमें इक्वल टू है, तो जो आपके जो डुअल होगा उसमें क्या आएगा, आपके पास अनरिस्ट्रिक्टेड आएगा एक वेरिएबल। बात समझ में शशांक, जो आपके प्रॉब्लम की बात समझ में क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। और सिमिलरली जो अनरिस्ट्रिक्टेड अगर प्रॉब्लम है अगर प्राइमल में, तो आपका जो वो करके आएगा वो इक्वल टू में कन्वर्ट होगा। बात समझ में, इस वजह से इतना प्रोसीजर कर रहे हैं हम लोग, तभी कॉमन ढूंढना जरूरी हो जाएगा। अगर आप कॉमन नहीं ढूंढेंगे तो अनरिस्ट्रिक्टेड कैसे बन पाएगा, ठीक है। तो ये रूल्स हैं कि इक्वल टू जो है अगर वहां पे आया है आपके पास प्राइमल में, तो वो अनरिस्ट्रिक्टेड में कन्वर्ट होगा, अनरिस्ट्रिक्टेड इक्वल टू में कन्वर्ट होगा। तो ये कॉमन निकालना हो, ये सारा करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट प्राइमल प्रॉब्लम इनटू डुअल, ठीक। इतनी बात समझ में आई? किसी को कंफ्यूजन है इसमें? बहुत सिंपल है, मतलब ट्रांसपोज करना है बेसिकली, लेकिन कुछ इक्वल टू वाले हैं या फिर साइन अगर कोई इसमें चेंज हो रहा है तो उसमें आपको थोड़ा सा दिमाग मार के आप कर लेंगे इसको। सर वो एक बार चार्ट खोलिएगा जो रूल्स था। सर इसमें जो सेकंड वाले में जो वेरिएबल और कंस्टेंट है, तो उसमें देखिए ग्रेटर देन नहीं है और लेस देन ही है, मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन। अच्छा, वो गलत लिख दिया होगा, तो मतलब चेंज नहीं होगा? नहीं, चेंज होगा, वो चेंज होगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ये चीज वो गलत, वही मैं सोच रहा हूँ, जिसने लिखा होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया एक्चुअली, मैं ऊपर वाला देखा था, मैंने बोला ठीक है, वो 110% कन्वर्ट होगा, नहीं तो फिर बात ही नहीं है ना, वो कन्वर्ट होगा। ये गलत लिखा है, ठीक है, ये बोल रहे हो ना, गलत है। क्योंकि मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन में तो हम लोग का चॉइस रहता है कि ग्रेटर देन चाहिए, लेस देन चाहिए। हाँ एक्चुअली बिल्कुल क्या कहते हैं, कन्वर्ट होगा, मतलब यहाँ से अगर ये मैक्सिमम अगर ग्रेटर देन वाला है तो लेस देन वाले में कन्वर्ट होगा,
इस तरह से लगेगा। ठीक है सर, ठीक। आप अगर ये मतलब एक क्वेश्चन किसी के पास आएगा कि मान लो अगर आपसे कोई बोले या फिर आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर अगर मैक्सिमाइजेशन वाला है और लेस देन वाला नहीं है, तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप सारे ग्रेटर देन वाले कर लो। मतलब एक प्रॉब्लम ये है कि एक फॉर्मेट में कन्वर्ट होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें क्योंकि पता है कि लेस देन वाला अच्छा सुटेबल रहता है मैक्सिमाइजेशन के लिए, तो मतलब कोई कंफ्यूजन ना हो किसी तरह की वो ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लेस देन वाला इज बेटर, ठीक है। क्योंकि आप बाद में साइन के चक्कर में फंस सकते हैं प्रॉब्लम में, ठीक। इस वजह से एक थंब रूल बना लिया, ऐसा कोई लिखा नहीं है, ऐसा कुछ मतलब कुछ जरूरी नहीं है कि मतलब सारे मैक्सिमाइजेशन के साथ में आप चाहे तो ये उल्टा करके सारे के सारे ऐसे कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर लेंगे, लास्ट में आंसर उसी तरीके का आना है घुमा फिरा के, ठीक है। तो इस चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। ठीक है सर, ठीक। चलो आगे बढ़े। आई थिंक ये वाला प्रॉब्लम ठीक मतलब ठीक है, आपको काफी चीजें क्लियर हुई होंगी इस वाली प्रॉब्लम से, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक। अब हमें ये थोड़ा सा वीक मतलब ये आपके डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि ज्यादा टफ नहीं है तो 2-3 थ्योरम है वो बता देता हूँ, ठीक। तो एक प्राइमल और डुअल रिलेशनशिप होती है, ठीक, ताकि आपको हेल्प कर सके चीज समझ में। तो सबसे पहले तीन वैसे तो 4 होती हैं। एक वीक ड्यूअलिटी थ्योरम है, ऑप्टिमलिटी क्राइटेरिया, मेन ड्यूअलिटी थ्योरम, कॉम्प्लीमेंट्री सिलेक्टिंग कंडीशन है। ये मतलब बहुत अच्छी अगर आप बहुत अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो उसमें ही मिलेगा, वैसे जनरली ये दिखेगा नहीं आपको। तो वीक ड्यूअलिटी थ्योरम क्या कहती है? बहुत सिंपल है तो मैं बता देता हूँ। फॉर ए वीक ड्यूअलिटी थ्योरम क्या कहती है? फॉर ए मैक्सिमाइजेशन प्राइमल, every feasible solution to the dual has an objective function value greater than or equal to every feasible solution of the to the primal। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर आपके पास सपोज करिए मैक्सिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम है, ठीक है, और आप उसमें सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें, कोई भी वैल्यू जो वेरिएबल्स आप यहाँ पे सपोज करिए x1 और x2 की वैल्यू रखते चले जाएंगे और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में तो कुछ वैल्यूज आती जाएंगे। सिमिलरली आप y1 और y2 की वैल्यू रखते चले जाएंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कुछ वैल्यू आती जाएंगे। किसी भी अगर आपके पास प्राइमल जो है मैक्सिमाइजेशन वाला है, ठीक है, और डुअल आपके पास जो है मिनिमाइजेशन वाला है, तो इन दैट केस आप कोई भी वैल्यू रखेंगे तो जो डुअल जो मिनिमाइजेशन वाला है या डुअल की जो वैल्यूज रहेंगी वो हमेशा जो है प्राइमल से हमेशा ज्यादा रहेंगी, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक्चुअल बात ये होती है कि जब जो ऑप्टिमल आता है तो डुअल का सोल्यूशन और प्राइमल का सोल्यूशन बराबर होता है, ठीक। ये जो ऑप्टिमलिटी क्राइटेरिया ये कहता है, मतलब दोनों को एक साथ लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिमलिटी क्राइटेरिया ये कहता है कि जब आपका यानी आपके पास आपके दो प्रॉब्लम बन गई ना, एक तो प्राइमल वाली प्रॉब्लम है, एक ये प्राइमल प्रॉब्लम है, दूसरी डुअल प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आप इसको सोल्यूशन करने चाहेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, आप इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, यानी z की कोई भी वैल्यूज आती चली जाएंगी, एक ऑप्टिमम होगी, ठीक है। सिमिलरली इसकी कुछ वैल्यूज आगे किसी भी y1 y2 के लिए कुछ भी रखेंगे वैल्यू, और अगर वो फिजिबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर वो फिजिबल है, ठीक है, तो कोई भी आप प्राइमल की कोई भी वैल्यू रखेंगे और डुअल की कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हम हमेशा ये पाएंगे कि जो मैक्सिमाइजेशन के लिए वो हमेशा छोटी वैल्यू मिलेंगी आपको, मिनिमाइजेशन के लिए बड़ी वैल्यू मिलेंगी। और जब ये इन दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएंगे, यानी z इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा, तब वो ऑप्टिमल वैल्यू होंगे, यानी जो दोनों का जो सोल्यूशन है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल, ठीक है। यानी z इक्वल टू जो इसका जो मैक्सिमम है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस मिनिमम, ठीक। ये हमेशा होगा अगर ये सोल्यूशन फिजिबल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये फिजिबल साइन के साथ इक्वल आएगा सर। हाँ, साइन के बारे में के साथ इक्वल आएगा सर। साइन के बारे में जस्ट अभी 10 मिनट बाद डिस्कस करूंगा, ठीक है। लेकिन मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू के टर्म्स में जो है आपको सेम वैल्यू मिलेंगे, ठीक है। मतलब और ये वीक ड्यूअलिटी थ्योरम क्या करती है, कोई भी वैल्यूज जो है आपके पास अगर वो फिजिबल हैं, ठीक है, तो वो हमेशा छोटी रहेंगी आपके कोई भी वैल्यू, क्योंकि समझ में भी आ रहा है, क्योंकि ये क्या मैक्सिमाइजेशन करने की कोशिश कर रहा है, तो ये मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहा है तो ये ऑप्टिमल की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, मिनिमाइजेशन कर रहा है तो ऑप्टिमल की तरफ घटने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों एक पॉइंट पे आगे मिलेंगे, ठीक, दैट इज योर ऑप्टिमल, ठीक। तो ऑप्टिमलिटी क्राइटेरिया करता है z इक्वल टू डब्ल्यू पे आपको ये ऑप्टिमल मिल जाएगा। और वीक ड्यूअलिटी थ्योरम क्या बोलती है कि इनकी जो मैक्सिमम की कोई भी वैल्यूज है या तो बराबर होंगी या तो उससे छोटी होंगी मिनिमाइजेशन के डुअल से, ठीक। इसके अलावा एक और है कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन, ठीक है। बहुत सिंपल है, 2 मिनट देना समझा देता हूं। इफ x एंड y आर ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द डुअल एंड प्राइमल, ठीक, और इस तरह से तो हमें ये पता है कि एक्स वी प्लस वाई यू इक्वल टू 0, जहां पे u क्या है वो प्राइमल है और v क्या है डुअल है, ठीक। जो डुअल के क्या है वो स्लैग वेरिएबल्स है, ठीक। अभी समझ में नहीं आ रहा, बता रहा हूं। x इसका मतलब यह है कि अगर आप दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज गोइंग टू बी 0, ठीक। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, उसमें समझ में नहीं आया होगा तो
एक एग्जांपल लेते हैं, आपके पास ये कोई प्रॉब्लम है, मैक्सिमाइजेशन 6x1 प्लस 5x2, x1 प्लस x2 लेस देन 5, 3x1 प्लस 2x2 इज लेस देन 12, ठीक। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसमें स्लैक वेरिएबल s1 और s2 ऐड करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं u1 और u2 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, सपोज करिए, क्योंकि यहाँ पे s1 s2 बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक, क्योंकि दूसरे वाले में भी ऐड करना। तो मैं यहाँ पे जो ये आपकी प्राइमल प्रॉब्लम है, ठीक है, इसमें मैं जो स्लैक वेरिएबल्स है u1 और u2 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। सो x1 प्लस x2 प्लस u1 इक्वल टू 5 हो जाएगा, 3x1 प्लस 2x2 u2 इक्वल टू 12 हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली इसका जो डुअल बन के आएगा वो कुछ ये बन के आएगा, ठीक है। तो डुअल आपने इसका बनाया, दिस इज डुअल, ठीक। 5 और 12, ये 5 और 12 इस तरह से आ गया, और राइट हैंड साइड में क्या होगा, 6 और 5 चला गया, और ये अंदर का 1 और 3 1 और 3 और 1 और 2 और 1 और 2 इस तरह से आपने अंदर पे कंस्ट्रेंट को वो कर लिया। अब यह इसका डुअल बन गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, इसका प्राइमल बन गया। ये इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। सिमिलरली इसमें जो है आप स्लैक वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, विच इज इक्वल टू y1 प्लस 3y2 माइनस v1 इक्वल टू 6, y1 प्लस 2y2 माइनस v2 इक्वल टू 5, ठीक। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आप जब इसका सोल्यूशन निकालेंगे, अगर आपने मान लो सिंपलेस्ट मेथड लगाया, सब कुछ निकाला, तो इसका आपको एक सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। जो प्राइमल का सोल्यूशन ये लिखा है, डुअल का ये लिखा है, आप चाहे तो निकाल लेना। तो अभी लिख दिया सीधे, तो x1 x2 की कुछ वैल्यू आई, u1 u2 की वैल्यू आई, और z की वैल्यू 27 आई, ठीक। सिमिलरली जो डुअल का जो सोल्यूशन आया, दैट इज y1 की वैल्यू 3 पे, y2 की वैल्यू 1 पे, और v1 और v2 की वैल्यू 0 0 आई, और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू है दैट इज ऑल्सो 27, जो कि आपको कौन सी थ्योरम के अकॉर्डिंग मिल रहा है, दिस गोइंग टू बी ऑप्टिमलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मिल रहा है, ठीक। अब बात यह है कि जो क्रॉस में मल्टीप्लाई, यानी x1 मल्टीप्लाई बाय दिस वन v1 और x2 मल्टीप्लाई बाय v2, ठीक। यानी जो आपके प्राइमल के जो वेरिएबल्स हैं x1 और x2, अगर आप उनको जो डुअल के जो स्लैक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x1 को v1 से और x2 को v2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू आर गोइंग टू गेट 0, ठीक। सिमिलरली आप जो है इसके प्राइमल के जो स्लैक वेरिएबल्स है उनको डुअल के जो वैल्यूज हैं उनसे 3 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी 0। ये हमेशा होगा। ये कब होगा, ये भी ध्यान इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा होगा। चाहे ऐसा हो सकता है कि अगर मान लो यहाँ पे u1 की वैल्यू 6 आ जाए ना गलती से, तो y1 की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी इन दैट केस, ठीक। यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, दैट इज कॉल्ड योर कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन। और ये कब होगा, किस पॉइंट पे होगा, ये हमेशा ऑप्टिमम पे होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये हमेशा ऑप्टिमम वैल्यू पे आएगा, कि ये जो क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन है, यानी जो वैल्यूज हैं x1 और x2 की, अगर आप उसको v1 और v2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट 0, ठीक। दिस इज कॉल्ड योर कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन। और जैसे मैंने बताया कि z की वैल्यू बराबर आएगी। इस चीज में मतलब वैसे कोई कंफ्यूजन नहीं आया होगा मेरे ख्याल से, कि मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। यानी x1 और x2 की जो वैल्यू है उसको जो उसके स्लैक वेरिएबल्स उनसे मल्टीप्लाई करिए आप, यू आर गोइंग टू गेट 0, ठीक। दिस इज कॉल्ड योर कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन। तो मेरे पास 3 चीजें थी। एक तो वीक डुअलिटी थ्योरम, कि मैक्सिमम का जो है हमेशा मिनिमाइजेशन से छोटा होगा, ऑप्टिमलिटी क्राइटेरिया में दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएंगी। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन, यानी x1 v1 इज गोइंग टू बी 0, यानी प्राइमल का जो वैल्यूज है उसको अगर आप उसके डुअल के स्लैक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट 0, और सिमिलरली वाइस वर्सा होगा, ठीक। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन। अब आपको एक चीज यहां तक समझ में आया थोड़ा बहुत। अब जो मेन चीज है वो मैं बताने जा रहा हूं। यहाँ पे देखिए, अभी तक आपको जो चीज बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए वो ये है कि हम लोग सबसे पहली बात की डुअल होता क्या है, डुअलिटी होती क्या है, मतलब, ठीक है। एक प्रॉब्लम है उसका सिमिलरली मिरर इमेज टाइप का है आपका, यानी एक प्रॉब्लम है उसी की तरह उसी डाटा के सामने दूसरी प्रॉब्लम बनाया, विच इज कॉल्ड योर डुअल, प्राइमल का डुअल। और डुअल को डुअल करेंगे देन यू आर गोइंग टू गेट प्राइमल, ठीक है। और उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो भी डिस्कशन करा, इस चीज में किसी को कंफ्यूजन है तो अभी तुरंत पूछो, क्योंकि जो मैं आगे 5-10 मिनट और बातें करूंगा वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। जो ये चीज समझ में नहीं आएगी, प्राइमल से डुअल और डुअल से प्राइमल में कैसे कन्वर्ट करा। इसमें किसी को कंफ्यूजन है कैसे करा कन्वर्ट? चलो ठीक। अब बात ये आती है, हाँ बोलो। नहीं सर, सही है। ठीक। अब बात ये आती है सबसे, कि हम लोग इतनी देर से डुअलिटी बोल रहे हैं, इसका मतलब फिजिकल कोई मतलब भी है कि ऐसे हम पढ़े जा रहे हैं, ठीक।
तो थोड़ा 10 मिनट थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे तो मतलब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। क्या पता पेपर में ना आए, लेकिन आपको ये चीज समझ में आएगी ये इतना सब कुछ कहानी करने का मतलब क्या क्या बेसिक है इसका, ठीक है। तो सपोज करिए आपके पास एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है विच इज योर 6x1 + 5x2, ठीक, और इसमें कंस्ट्रेंट है x1 + x2 < 5 और 3x1 + 2x2 < 12, ठीक। ये आपके पास स्टार्टिंग में कंस्ट्रेंट है, और जिसमें x1 और x2 बेसिक वेरिएबल है, यानी आपके सोल्यूशन निकला है जिसका मतलब आपने पूरी टेबल लेबल बनाई, सब कुछ कर लिया, उसके बाद इसका सोल्यूशन आया x1 की वैल्यू 2 आई, x2 की वैल्यू 3 आई, ठीक है, z at 27 आया, ठीक। सिमिलरली इसका आप जब डुअल निकालेंगे उसमें क्या होगा, डुअल निकालेंगे विच इज 5y1 + 12y2, और ये आपका डुअल बन गया इसका, ठीक है। और इसका अगर आपने सोल्यूशन निकालने की कोशिश करी, ठीक है, तो सोल्यूशन में आपको y1 और y2 की वैल्यू मिली, विच इज y1 की वैल्यू 3 मिली, y2 की वैल्यू 1 मिली, ठीक। अब मेरा ये इंपॉर्टेंट है कि ये दिखा क्या रहे हैं, मतलब ये चीज कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है भी इसका कि नहीं, ठीक। तो क्योंकि ये x1 और x2 की वैल्यू निकली है, इसका मतलब ये है कि बेसिक वेरिएबल थे, ठीक, बेसिक वेरिएबल थे, इस वजह से इसका मतलब ये है कि बेसिक वेरिएबल थे, यानी ये जो लास्ट में जो आप जो टेबल बनाते हैं, यहाँ पे दिखा दूं मैं, जो लास्ट में टेबल बनाते हैं बेसिक वेरिएबल का क्या मतलब है, ये लास्ट में जो टेबल बनाते हैं उसमें x1 और x2 की वैल्यू इस तरह से आई होगी, ठीक है। तो ये लास्ट में रह गए होंगे, बाकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ठीक। तो ये बेसिक वेरिएबल थे, तो इसका मतलब ये कि u1 और u2 की वैल्यू 0 आई है, ठीक। इन दैट केस x1 + x2 मैं = 5 लिख सकता हूँ, 3x1 + 2x2 = 12 लिख सकता हूँ, ठीक, क्योंकि u1 और u2 की वैल्यू 0 है, यानी यहाँ पे u1 ऐड करते हैं तब जाके ये बनेगा, और u2 ऐड करते हैं तब जाके ये इक्वलिटी में कन्वर्ट हो रहा था। u1 और u2 की वैल्यू 0 आएगी तो इक्वलिटी में सीधे कन्वर्ट हो गया। अगर आप एक बहुत छोटी सी क्वांटिटी इसमें ऐड करते हैं, ठीक है, विच इज डेल्टा, ठीक। अभी ध्यान दीजिए, मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो मैक्सिमम जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ऑप्टिमम वैल्यू है 27, आप इसमें एक डेल्टा वैल्यू ऐड करते हैं, वो वैल्यू इतनी छोटी है कि इट इज नॉट गोइंग टू कन्वर्ट द बेसिक वेरिएबल्स, यानी वो उसको ऐड करने के बाद भी बेसिक वेरिएबल जो लास्ट में सोल्यूशन में x2 और x1 उसी पोजीशन में लास्ट में वही मिलते हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं होता कि u1 और u2 यहाँ पे आ जाए, बेसिक वेरिएबल लास्ट टेबल में आपको x1 और x2 ही मिल रहा है, ठीक। इन दैट केस आप इनको अगर सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट कि x1 की वैल्यू 2 - 2 डेल्टा है, x2 की वैल्यू 3 + 3 डेल्टा है, ठीक। और अगर इन दोनों की वैल्यू आप इसको, क्योंकि ये आप इक्वेशन में कन्वर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे u1 और u2 की वैल्यू 0 है, और z में अगर आप इसको रखने की कोशिश करेंगे तो यू विल गेट z = 27 + 3 डेल्टा, विच इज 3 डेल्टा ग्रेटर देन एज कंपेयर टू योर द ऑप्टिमल सोल्यूशन, ठीक। तो ये जो 3 डेल्टा है, ये जो 3 आया है, वो बेसिकली जो डुअल अगर आप इस पे ध्यान दें तो डुअल के जो 3 है वो है, वो बेसिकली यहाँ पे जो डुअल का जो 3 है वो है, यानी 27 में अगर आप ये पहली वाली इक्वेशन में थोड़ा सा इंक्रीमेंट करें डेल्टा का, तो यू विल गेट इंक्रीमेंट ऑफ 3 डेल्टा। बस में आ रही मतलब 3, अगर यहाँ पे आपने पहले वाले कंस्ट्रेंट में डेल्टा का इंक्रीमेंट करा, बहुत छोटा सा इंक्रीमेंट करा, तो आपको जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो प्रॉफिट जो इंक्रीज करने वाला वो 3 डेल्टा से करने वाला है। यानी अगर मान लो सपोज करिए यहाँ पे आपने एक रिसोर्स बढ़ाया है, सपोज करिए 1 रिसोर्स बढ़ाया है, तो आपको यहाँ पे अगर यहाँ पे रुपीस में बात हो रही है तो आपको 3 रुपए का फायदा एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी, ठीक है। यानी अगर आपने एक रिसोर्स बढ़ाने पे आपको 3 रिसोर्स का फायदा हो रहा है। क्यों? कि ऐसे में फिर से थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करिए। मैक्सिमाइजेशन z = 6x1 + 5x2, दिस इज योर प्रॉफिट, यानी आपको इसमें रुपीस में कुछ मिल रहा है। तो राइट हैंड साइड वैल्यूज आर रिसोर्सेज, ठीक है, ये रिसोर्सेज होंगे, ठीक। ये कुछ रिसोर्सेज दिखाना है x1 x2 में, और ये जो है आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है x1 x2 में। x1 x2 की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो आपके लिए सबसे बेस्ट हो, मतलब, ठीक। तो आपने क्या करा, रिसोर्सेज में एक इंक्रीमेंट करा, यानी 5 से अगर मैंने 6 में करा तो मुझे 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो मेरे को ये डिसीजन लेना पड़ेगा कभी ना कभी कि जो मैं एक रिसोर्स जोड़ रहा हूं दैट इज गोइंग टू गेट मी प्रॉफिट और नॉट, ठीक। तो वो अगर मैं एक रिसोर्स जोड़ने पे 3 रुपए का मुझे प्रॉफिट होने वाला है, तो मेरे को ये देखना पड़ेगा जो एक रिसोर्स मेरा आ रहा है, अगर मान ली 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो मुझे ये ध्यान देना पड़ेगा कि मैं जो एक रिसोर्स ऐड करने जा रहा हूं वो मुझे कुछ 3 रुपए से सस्ता पड़े। बस में मेरी अगर वो 3 रुपए से महंगा पड़ेगा तो ये जो 3 रुपए का मुझे फायदा होने वाला वो किसी सेंस का नहीं है, ठीक है। तो हमेशा ये बेसिकली आप एक चीज समझने की कोशिश करिए। अगर ये आप सपोज करिए आपने कोई लकड़ी, आप क्या कारपेंटर का काम कर रहे हैं कोई आदमी, ठीक है, तो वो जो कारपेंटर के लिए लकड़ी खरीदने गया है, तो वो जो लकड़ी खरीदने वाला है वो उसका डुअल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और सिमिलरली जो कारपेंटर है वो उसका प्राइमल सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, वो मैक्सिमाइज करने के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहा है। सेम डाटा डुअल को भी पता है, और वो क्या कोशिश करेगा कि इसको इसमें इतने में बेचूं कि जस्ट उसका प्रॉफिट हो, ठीक है। तो ये जो
₹3, क्योंकि डुअल को भी पता है कि ₹3 का प्रॉफिट में ले जा रहा है, तो वो कोशिश करेगा कि जो डेल्टा का जो प्राइस वो इस तरह से रखे, यानी जो रिसोर्स उसको देने जा रहा है, यानी लकड़ी वो देने जा रहा है, वो इस तरह से रखे कि वो लगभग ₹3 के करीब ही हो। ठीक, तो ये इसका फिजिकल मैथमेटिकल फिजिकल सिग्निफिकेंस। अगर सिमिलरली अगर आप 12 प्लस डेल्टा करते हैं यहाँ पे, तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो वो चेंज आता है, दैट इज गोइंग टू बी, वो क्या आता है 27 प्लस ये जो y2 की जो वैल्यू है, दैट इज 27 प्लस 1 डेल्टा। ठीक है, जो y2 की वैल्यू 1 है, इस वजह से दैट इज गोइंग टू बी 1। तो दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द डुअल प्रॉब्लम, सोल्यूशन ऑफ द डुअल प्रॉब्लम। ठीक है, ये बात समझ में आई थोड़ी बहुत? सर दोनों में एक साथ डेल्टा लगा के नहीं सॉल्व कर सकते? हाँ, दोनों में कर सकते हैं, मतलब अभी तो मैं बता रहा हूँ खाली ना कि आप रिसोर्स बढ़ा रहे हैं, तो वो डुअल जो प्रॉब्लम वो दिखा क्या रही है, मतलब ये 3 जो दिखा रहा है, मतलब वो जो भी रिसोर्स इंक्रीमेंट करेंगे उसके कंपैरिजन में ये 3 डेल्टा कर देगा इसको। ठीक है, ये बताने की कोशिश है। ठीक, सिमिलरली जैसे एक एग्जांपल है, जैसे ये आपके पास एग्जांपल है, मैक्सिमाइजेशन z इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2, x1 प्लस 2 लेस देन 12, 2x1 प्लस 3x2 इज लेस देन 30 एंड x1 प्लस 4x2 इज लेस देन 36। ठीक, इसमें y1 की वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू 1 है, मतलब ये क्या है y1 y2, ये डुअल का जो उसका डुअल बनेगा, ये प्राइमल है। ठीक है, इसका सोल्यूशन ये है, x1 की वैल्यू 6 है, x2 की वैल्यू 6 है, u3 की वैल्यू 6 है। ठीक, और इसका जो डुअल बनेगा दैट इज गोइंग टू बी, उसका जो सोल्यूशन निकलेगा, y1 की वैल्यू 1 निकली, y2 की वैल्यू 1 निकली, y3 की वैल्यू 1 निकली। इसका मतलब यह है कि अगर आप एक छोटा सा रिसोर्स ऐड करेंगे पहले वाली इक्वेशन में, तो आपको कितने का प्रॉफिट होगा? डेल्टा अगर आपने इंक्रीमेंट करा तो आपको प्रॉफिट होगा 1 डेल्टा का। ठीक है, सिमिलरली आपने दूसरे वाले कंस्ट्रेंट में इसमें रिसोर्स ऐड करा तो यू आर गोइंग टू गेट डेल्टा एक्स्ट्रा। ठीक, बट अगर आप तीसरे वाले रिसोर्स में ऐड करेंगे तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट द प्रॉफिट। ठीक, आपने रिसोर्स यहां पे डाला क्योंकि कंस्ट्रेंट दूसरे वाले कंस्ट्रेंट्स को हैवी मतलब उसको बढ़ने नहीं देंगे। ठीक है, तो y3 इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि तीसरे वाले में लगाने का कोई फायदा नहीं है, तो नो नीड टू बाय एक्स्ट्रा रिसोर्स। अगर आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा रिसोर्स बाय करा तो वो आपके नुकसान में चला जाएगा। ठीक है, यानी वो खाली रखा रह जाएगा, आपका यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये जो प्राइमल जो डुअल का जो सोल्यूशन निकला वो आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आप प्राइमल से कितना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली डुअल वेरिएबल एक्चुअली द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द प्राइमल फॉर स्मॉल इंक्रीज इन वन ऑफ द रिसोर्स। आपने एक रिसोर्स में थोड़ा सा ऐड करा, उसका रेट ऑफ इंक्रीज ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्राइमल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या आएगा वो दिखा रहा है आपका डुअल को। ठीक है, कुछ समझ में आया? हैवी हो रहा है? थोड़ा रिलेट हुआ सर, थोड़ा रिलेट हुआ। इस मिनिमम और मैक्सिमम की जो प्रॉब्लम है, तब यहाँ से हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमको कितना प्रॉफिट होने वाला है, हमको इसके डुअल प्रॉब्लम जो उसका रिफ्लेक्शन है वहां पे वो बता देगा। हाँ, ठीक है, तो ये मतलब कुछ बेसिक समझ में आया ना कि क्या है। मतलब वैसे ही आपको बहुत मतलब पूछेंगे नहीं सीधे सीधे, मतलब लेकिन एक मजा मतलब समझ में आने के लिए बहुत। माइनस भी तो करके देख सकते हैं सर, इससे पता चल जाएगा कि नुकसान कितना होने वाला। हाँ, वो माइनस करो प्लस करो, मतलब उसके कंपैरिजन में सेम चीज होगी। अगर यहाँ पे आप माइनस करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, -3 डेल्टा हो जाएगा, वो इक्वेशन ही तो है। तो यहाँ पे नुकसान में जाएगा हमारा, और वो नुकसान, यानी आपने यहाँ पे तीन रिसोर्स, अगर मान लो एक रिसोर्स में यहाँ से यानी डेल्टा रिसोर्स अगर यहाँ से कम कर रहा हूँ तो मुझे नुकसान कितने का हो जाएगा वो दिखाएगा वो। ठीक है, यानी 27 -3 डेल्टा हो जाएगा, मतलब वही दिखाएगा कितनी जल्दी नुकसान होगा। अगर आप दूसरे वाले में माइनस करेंगे डेल्टा तो वो ये दिखाएगा कि -1 डेल्टा। तो यानी अगर आपके पास ऑप्शन है कि करना ही है नुकसान तो किस वाले में करें, तो नीचे वाले में करिए। आपको नुकसान प्रॉफिट करना है तो ऊपर वाले में करिए। ठीक है, रिसोर्स ऐड करने तो ऊपर वाले में करिए, घटाने तो नीचे वाले में से घटाइए। बस हमें अच्छा, ये तो ज्यादातर इंडस्ट्री में यूज होता होगा। हाँ, ये पूरा ऑपरेशन रिसर्च जो सब्जेक्ट है वो पता वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे बनाया गया था। और ये इसको बनाने का रहस्य ये था कि यूके को ये लगता था कि जर्मनी उस पर कभी भी हमला कर देगा। ठीक है, उसके रिसोर्सेज वगैरह जो हैं और शिप्स पे हमला कर देगा। उस वजह से उसने बहुत सारे साइंटिस्ट, रिसर्चर और डिफरेंट फील्ड्स के लोगों को एक साथ बैठाया और बोला कि आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करिए। ठीक है, तो उससे यूके को बहुत प्रॉफिट हुआ था ऑपरेशन रिसर्च। तब से ऑपरेशन रिसर्च काम है, बहुत नई फील्ड है ये, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से है। ठीक है, मतलब युद्ध में बहुत प्रैक्टिकल। इसको मैकेनिकल में क्यों डाला गया? क्योंकि आप रिसोर्सेज और ये सब का यूज करेंगे ना, आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि ये जो है ये रिसोर्स बढ़ाने पे या घटाने पे आपको प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। ये खाली ऑपरेशन रिसर्च आप ही नहीं पढ़ रहे हैं, ये कायदे से मतलब MBA को भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, BSc MSc में पढ़ाया जाता है बहुत जगह पे मैथमेटिक्स में। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में भी ऑप्शनल में है ये। ठीक है, ऑपरेशन रिसर्च मतलब ये ऐसा नहीं कि आप ही के पास है ये, मतलब बहुत सारी जगह पे पढ़ाया जाता है। ठीक है, इवन MBA होता है इसके ऊपर ऑपरेशन मैनेजमेंट करके, वो बेसिकली पूरा का पूरा MBA ऑपरेशन रिसर्च होता है। ठीक,
आगे बढ़े। अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो कि क्या है इसमें प्राइमल और डुअल का कहानी। अगर मैं सिंपलेक्स सपोज करिए मेरे पास ये प्राइमल प्रॉब्लम है, ठीक है, ये आपने इसको सोल्यूशन निकाला, इसका लास्ट टेबल जो बनी, मतलब समझ लें आपने इनिशियल टेबल बनाई, दूसरी टेबल बनाई जो सोल्यूशन के टेबल। सोल्यूशन कैसे पता चला आपको? सीजे माइनस जेड इक्वल 0 आ गया, सारी की सारी नेगेटिव है, ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ये सोल्यूशन मिल गया। तो अगर आप प्राइमल का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, वो जो कि टेबल बनाने की कोशिश करेंगे विच इज दिस वन, तो जो आप ये एक चीज ध्यान देंगे, जो सोल्यूशन x2 और x1 की वैल्यू, सोल्यूशन सीजे माइनस जेड जो है दैट इज 0 0 -3 और -1, ठीक है। अब ये आपको क्योंकि माइनस है और 0, इस वजह से आपको पता है कि आपका प्रॉब्लम टर्मिनेट हो चुकी है और आपका सोल्यूशन मिल गया है, विच इज x2 की वैल्यू 3 आएगी, x1 की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। दिस इज योर आंसर, ठीक। ये तो प्राइमल का सोल्यूशन है। इसी चीज में जो आप नीचे के टेबल में देखेंगे, जो u1 और u2 की जो वैल्यू है दैट इज गोइंग टू, जिसके नीचे जो वैल्यूज हैं -3 और -1, ठीक है, दीज आर गोइंग टू गिव यू द सोल्यूशन ऑफ द डुअल ऑल्सो, ठीक है। ये अगर ये -3 और -1 जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दिस इज y1 और y2 मल्टीप्लाइड बाई 1। जो आपका जो वो था ना, जो पूछ रहे थे कि ये जो सिंबल नेगेटिव में आएगा पॉजिटिव में आएगा, तो ये जो अगर आप सिंपलेस्ट टेबल में अगर आप नीचे पे देखेंगे तो ये जो लास्ट में जो -3 और -1 आया है, दीज आर द डुअल वैल्यूज। ये 3 और -1 को, -3 और -1 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 3 and 1 विच इज द वैल्यू ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द डुअल ऑल्सो, ठीक है। तो आप सिंपलेस्ट एक बार सिंपलेस्ट टेबल को सॉल्व कर लीजिए, उसके नीचे जो आपके पास आया है दिस इज गोइंग टू गिव यू द वैल्यूज ऑफ क्या कहते हैं डुअल ऑल्सो, ठीक है। एक इस टेबल सोल्यूशन में आपको डुअल की वैल्यू भी पता लग जाएगी। सिमिलरली ये जो 0 0 आया दैट इज द वैल्यू ऑफ v1 एंड v2, ठीक। अगर तो कैसे निकालेंगे एट ऑप्टिमम? क्या होता है कि डुअल आपको पता करना है, तो सीजे माइनस जेड जे में मल्टीप्लाई कर दिए -1 की वैल्यू, दिस इज गोइंग टू गिव द डुअल ऑल्सो, ठीक। दिस इज सिंपल कि आप सिंपल एक सिंपलेस्ट टेबल से भी प्राइमल तो पढ़ ही सकते हैं, जो विच इज गोइंग टू गिव दिस वन, आप डुअल भी पढ़ सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं उसके नीचे जो भी वैल्यूज हैं दैट इज गोइंग टू गिव यू द वैल्यू ऑफ y1 एंड y2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1 -1, ठीक। तो जो प्रॉब्लम थी कि माइनस आएगा तो आप -1 से मल्टीप्लाई कर दे, यू आर गोइंग टू गेट द डुअल आंसर ऑल्सो, ठीक। तो आप इसको टेबल से पढ़ सकते हैं। तो दिस इज हाउ द प्राइमल और डुअल प्रॉब्लम इज। आई थिंक इससे ज्यादा आपको इसमें चीजें समझ में आनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए प्राइमल से डुअल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक। उसके अलावा आई थिंक जो इंपॉर्टेंट है ये इक्वल टू वाला है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो इस वजह से ये चीज है, ये थ्योरम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको समझ में आया तो अच्छे ही है। इसके अलावा आपको थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए कि प्राइमल और डुअल मतलब क्या सिग्निफिकेंस रखते हैं रिसोर्सेज वगैरह में, ठीक। इसके अलावा आप सीधे सिंपलेक्स टेबल से भी पढ़ सकते हैं, ये भी पता होना चाहिए कि आप कैसे पढ़ेंगे उसको, ठीक। दिस इज हाउ द प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी एंडेड। मतलब प्राइमल डुअल में इतना ही मैं डिस्कस करूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है विच इज योर सेंसिटिविटी एनालिसिस, जिसको हम पोस्ट ऑप्टिमलिटी एनालिसिस भी बोलते हैं, ठीक। आवाज आ रही है? हेलो, अभी तक यस सर। इससे पहले किसी में किसी को कंफ्यूजन है प्राइमल डुअल में? नो सर। चलो बढ़िया। सेंसिटिविटी एनालिसिस का मतलब ये है, देखिए आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो जो कोई भी इक्वेशन होती है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, कोई भी मतलब प्राइमल है, प्राइमल छोड़िए इस टाइम, प्राइमल बात खत्म हो गई। अब कोई भी इक्वेशन है, मतलब आपको प्रॉब्लम दे रखी है मैक्सिमाइजेशन 6x1 + 5x2 x1 + x2 और ये जो इक्वेशन है, ठीक है, मतलब ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, दीज आर द कंस्ट्रेंट। अच्छा, इसमें आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, इसमें मतलब क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, आपको क्या क्या लगता है कि इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, आप कहाँ कहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं? अगर आपको ये प्रॉब्लम दे रखी है, अगर आपको कुछ इसमें ऐड करना है या फिर हटाना है तो कहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? तो आप क्या क्या कर सकते हैं इसमें, या तो आप इसमें जो कोफिशिएंट्स है उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते, मतलब इसको चेंज कर दें, ठीक। इसके अलावा जो राइट हैंड साइड वैल्यू उनको चेंज कर दें। इसके अलावा जो इसके जो ये जो कोफिशिएंट है और कंस्ट्रेंट के उनको चेंज कर दें, x1 x2 के आगे जो लिखे हैं उनको चेंज कर दें, या तो कोई क्या कहते हैं एक कंस्ट्रेंट ऐड कर दें, या तो कोई वेरिएबल ऐड कर दें। वेरिएबल ऐड कर दें यानी x1 x2 है, उसके साथ में x3 ऐड कर दें, ठीक है। उसके अलावा एक और है कि यहाँ पे एक और कंस्ट्रेंट ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पे एक और इक्वेशन लिख दी, ठीक। तो ये चेंजेस आप कर सकते हैं, ठीक। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस का बेसिकली मतलब ये है, और इसको पोस्ट ऑप्टिमलिटी एनालिसिस इसलिए बोलते हैं कि आपने एक बार सोल्यूशन निकाल लिया, ठीक है, आपने एक बार सोल्यूशन निकाल लिया, उसके बाद आपसे बोला गया कि नहीं यार ये मजा नहीं आ रहा, इसमें 6 को जो है 5 कर दो, ठीक है, या 2 कर दो, ठीक। तो उसका इफेक्ट क्या आने वाला है, ठीक, आपके सोल्यूशन पे,
क्या वो ऑप्टिमल जो सोल्यूशन आके वैसे वो ऑप्टिमल रहने वाला कि नहीं रहने वाला, अगर नहीं रहने वाला तो वो कितना चेंज होगा। ठीक, तो ये जो स्टडी है जो एक वेरिएबल में चेंज करने मतलब एक चीज में चेंज करने से जो सोल्यूशन में जो इफेक्ट आ रहा है उसकी सेंसिटिविटी को पता करने के लिए हम लोग उसको जो एनालिसिस करते हैं दैट इज कॉल्ड योर सेंसिटिविटी एनालिसिस। ठीक है, और इसी वजह से उसको पोस्ट ऑप्टिमलिटी एनालिसिस भी कहते हैं, क्योंकि एक बार आप ऑप्टिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद आप कहें कि नहीं ठीक है ऐसा कुछ वैल्यू चेंज करके देखते हैं तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट आएगा सोल्यूशन पे उसको देखना। ठीक, इस वजह से इसको पोस्ट कहते हैं, यानी उसके बाद ऑप्टिमम वैल्यू निकालने के बाद एनालिसिस जो करते हैं। ठीक, तो द टर्म सेंसिटिविटी एनालिसिस समटाइम्स आल्सो कॉल्ड पोस्ट ऑप्टिमलिटी एनालिसिस रिफर टू एनालिसिस ऑफ द इफेक्ट ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ चेंजेस इन द पैरामीटर्स ऑफ द प्रॉब्लम ऑन द करंट ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक है, करंट ऑप्टिमल सोल्यूशन पे जो पैरामीटर्स का जो बदलाव करा उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट आता है। ठीक, तो चेंजेस आप में जैसे बताया ऑब्जेक्टिव फंक्शन में चेंज कर सकते हैं, कोफिशिएंट वैल्यूज चेंज कर सकते हैं जो उसकी कोफिशिएंट वैल्यूज है, राइट हैंड साइड वैल्यू चेंज कर सकते हैं, कंस्ट्रेंट को ऐड कर सकते हैं, वेरिएबल को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो तो उसकी वजह से जो इफेक्ट आएगा उसको हमें देखना है। ठीक, अब ये सारे चेंजेस हैं उसको हम लोग अपने हिसाब से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये आपको बहुत मतलब इस तरह से आपको ग्रुपिंग करके कहीं नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन अगर आप एक एक करके पढ़ना चाहते हैं तो इसी तरह से है कि आप सबसे पहले क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। चेंज इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोफिशिएंट, यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोफिशिएंट यानी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसके कोफिशिएंट यानी x1 और x2 के आगे वाले। ठीक, अब इसमें भी कौन सा नॉन बेसिक वेरिएबल, नॉन बेसिक वेरिएबल का मतलब क्या है, नॉन बेसिक वेरिएबल से मेरा मतलब ये है जो ये तो हुए बेसिक ये ऑप्टिमल टेबल है, ये ध्यान रखिए ऑप्टिमल टेबल निकालने के बाद की बात हो रही है। ठीक है, ये ऑप्टिमल टेबल है, ये हुए बेसिक वेरिएबल। ठीक है, यानी x2 और x1 और ये बेसिक वेरिएबल। ठीक है, x1 और x2। नॉन बेसिक वेरिएबल का मतलब है जो u1 और u2 की जो वैल्यूज है। ठीक है, क्या पता यहाँ पे x3 हो, ठीक है, और 2 ही हो तो उसके ऊपर जो कंस्टेंट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें आपने जब चेंज करा है तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट है, यानी नॉन जो बेस में है उसके अलावा जो आप चेंज कर रहे हैं नॉन बेसिक वेरिएबल में जो चेंजेस कर रहे हैं उसकी वजह से क्या इफेक्ट आ रहा है। चेंज इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोफिशिएंट है इन द बेसिक वेरिएबल जो बेस में है x2 और x1 बेस में है उसकी वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से जो सोल्यूशन में चेंज आएगा उसका इफेक्ट को राइट हैंड साइड वैल्यू यानी ये दीज वैल्यू में जो चेंजेस करेंगे। इसके अलावा आपके पास है कंस्टेंट कोफिशिएंट यानी कंस्टेंट कोफिशिएंट नॉन बेसिक वेरिएबल, यानी कंस्टेंट कोफिशिएंट क्या है इसका x1 और x2 के आगे जो बेसिक और बेस में है और जो बेस में नहीं है। ठीक, सिमिलरली एडिंग ए वेरिएबल को ऐड कर दीजिए यानी x1 x2 है उसके साथ में x3 ऐड कर दीजिए या कंस्टेंट को ऐड कर दीजिए। ठीक है, x4 को या फिर सॉरी एक पूरा कंस्टेंट ही ऐड कर दीजिए देन तो इस चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली वही है जो मैंने पहले बताया कि ये सारी चीजें इसमें बस बेसिक और नॉन बेसिक और इसमें कोफिशिएंट वैल्यूज को बेसिक और नॉन बेसिक में और तोड़ दिया। ठीक, अब इसको देखिए मैं इसमें से दो स्टार्टिंग के दो को मैं समझा रहा हूं आपको, तो मेरे ख्याल से वो चीज समझ में आ जाएगी ये कहना क्या सेंसिटिविटी एनालिसिस में बेसिकली करते क्या है। ठीक, तो ये नॉन बेसिक वेरिएबल और बेसिक वेरिएबल चेंज इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोफिशिएंट इसमें क्लियर करूंगा। तो सबसे पहला है मेरे पास चेंज इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोफिशिएंट ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल। ठीक, तो सबसे पहली बात ये आपके पास है आपके पास एग्जाम्पल चेंज इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोफिशिएंट ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल। ठीक, तो आपने सबसे पहले ये आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है विच इज 4x1 + 3x2 + 5x3 इसके साथ कंस्ट्रेंट है x1 + 2x2 + 3x3 <9 2x1 + 3x2 + x3 <12। ठीक, इसकी जो मैंने सबसे क्या करेंगे इसमें सब सिंपलेस्ट मेथड लगाएंगे आप। ठीक है, उसके बाद इसका क्या करेंगे आप चेंज करेंगे मतलब सिंपलेस्ट मेथड को सॉल्व करेंगे और बेसिकली जो लास्ट टेबल है वो लिखी है यहाँ पे। ठीक है, सोल्यूशन टेबल है विच इज x3 की वैल्यू आई है x1 की वैल्यू आई है, तो ये x3 और x1 जो लास्ट में बचे हैं दीज आर को बेसिक वेरिएबल्स। ठीक है, यानी x3 और x1 जो है बेसिक वेरिएबल हो गए। इसके अलावा नॉन बेसिक वेरिएबल कौन कौन से, एक तो x2 है इसमें और s1 और s2 आर द नॉन बेसिक वेरिएबल। ठीक, अब इसमें जो सबसे पहले चेंज इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोफिशिएंट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोफिशिएंट क्या है आपका 4 है 3 और 5 है, इनमें आप चेंज करना है तो इसमें जो 4 है और ये 5 है क्योंकि ये बेसिक में है तो मैंने पहले बताया नॉन बेसिक वेरिएबल यानी ये 3 में जो चेंज करूंगा उसकी वजह से जो मेरा ऑब्जेक्टिव जो सोल्यूशन है उसमें क्या इफेक्ट आने वाला है। ठीक, अब क्योंकि आपको कैसे पता है इसको मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि 3 को मैं C2 में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। अभी मैं बोल रहा हूँ कि मैं क्या C2 मतलब मैंने यहाँ पे 3 की जगह 4 लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ, 6 लिख सकता हूँ या 2 भी लिख सकता हूँ, 1 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, कुछ भी मैं रख सकता हूँ वैल्यू। C2 की कौन सी वैल्यू रखूँ
ताकि मेरा जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमलिटी से ना इधर से उधर हो, या फिर क्या वैल्यू रखूं कि ऑप्टिमल से मुझे चेंज करना पड़े, ठीक है। मतलब जो सोल्यूशन है, यानी सोल्यूशन से मेरा मतलब ये है कि x3 और x1 को यहाँ से हटना पड़े, ये चीज पे ध्यान देना, ठीक। सर नॉन बेसिक वेरिएबल का कोएफिशिएंट चेंज है ना सर? हाँ, नॉन बेसिक वेरिएबल का है ना, तो x3 और x1 बेस में है आपके पास, ठीक है। ये नॉन बेसिक तो सर वो S1 और S2 होता है सर। नहीं, जो बेस में हो, यहाँ पे जो बेसिक वेरिएबल है वो S1 S2 भी है बेसिक वेरिएबल, नॉन बेसिक वेरिएबल, लेकिन मतलब जो बेस में होता है वही तो बता रहा हूँ। ये जो टेबल के यहाँ पे बीच वहां पे आता है वो, हाँ, उसके नीचे जो भी लिखा हो बेस में रहता है वो, ठीक है। उस टाइम दोनों में से कोई एक ले ले सर। दोनों में से कोई एक नहीं लेना है। मतलब अभी मैं किस में नॉन बेसिक वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, यानी x1 x2 x3 S1 S2 है, यानी इसमें से x1 और x2 नहीं है। यस हाँ सर, x2 नहीं है वहाँ पे। हाँ सर समझ गए। x1 जो है बेसिक बेस में है, x3 भी बेस में है, ठीक है। इसके अलावा S2 S3 S1 और S2 बेस में नहीं है और x2 बेस में नहीं है, ठीक है। तो मैं x2 में चेंज कर रहा हूँ, यानी 3 को मैं C2 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक। कोई कंफ्यूजन है इसमें अभी? मतलब मैं 3 को क्लियर हो गया अब, क्लियर। हाँ सर ठीक। अब ये अभी वैसे इसका सोल्यूशन क्या था, ये था सोल्यूशन। x3 की वैल्यू 6/5 थी, x1 की वैल्यू 27/5 थी। आपको कैसे पता लगा कि मतलब ऑप्टिमम सोल्यूशन है? आपको पता लगा 0 0 आया है यहाँ पे, माइनस 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 आया है, ठीक। इसका मतलब यह कि C2 की कोई ऐसी वैल्यू रखनी है मुझे कि ये जो नेगेटिव है या फिर जीरो है वो चेंजेस ना है। अगर ये चेंजेस अगर नहीं आते हैं तो मुझे क्या कहते हैं, दोबारा से आगे प्रोसीजर को बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये ऑप्टिमल टेबल है। सबसे फिर से सुन लीजिए, ये आपके पास एक प्रॉब्लम है, उसका आपने सोल्यूशन निकाला, यानी सिंपलेक्स मेथड लगाया और आपको सोल्यूशन मिला, ठीक। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये बेस में कौन कौन से है, x3 और x1 आपके बेस में है, ठीक। और ये आपको कैसे पता लगा ये मतलब ऑप्टिमम सोल्यूशन? आपको पता लगा टर्मिनेशन कंडीशन कैसे पता लगी? CJ माइनस ZJ की वैल्यू देखिए, सारे के सारे जीरो है या तो नेगेटिव है, ठीक है। तो आपने ये देखा कि नेगेटिव है और जीरो है, तो आप बोल रहे हैं कि ये क्या है, ऑप्टिमल सोल्यूशन आपको मिल गया, ठीक। ऑप्टिमल सोल्यूशन है x3 की वैल्यू 6/5 है और x1 की वैल्यू 27/5 है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि नॉन बेसिक वेरिएबल को मैं अगर चेंज करूं, कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट कौन कौन से 4 3 5 0 0 है, ठीक। नॉन बेसिक वेरिएबल कौन सा है इसमें? S1 है नॉन बेसिक, S2 है नॉन बेसिक और x2 है नॉन बेसिक। मैं x2 में चेंज कर रहा हूं, मैं 3 को C2 कर रहा हूं, ठीक। तो मैंने क्या करा, x2 के वेरिएबल को चेंज करा, तो वो 3 को मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, C2 में। अब मुझे देखना कि इसका इफेक्ट क्या रहा है, ये कब तक की ऑप्टिमल रहेगा, ये सोल्यूशन कब तक ऑप्टिमल रहेगा। ये ऑप्टिमल तब तक रहेगा कि जब तक ये CJ माइनस ZJ मेरी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पे जीरो है और नेगेटिव है, ठीक। तो मुझे ये देखना कि मैं C2 को वैल्यू क्या रख सकता हूं कि मेरा ये सोल्यूशन ऑप्टिमल रहे, और क्या मैं वैल्यू रखूंगी और मेरा ऑप्टिमल ना रहे, मुझे आगे दोबारा से टेबल को आगे को प्रोसीड करना पड़ा, ठीक। तो देखिए, द ओनली प्लेस वेयर C2 इज गोइंग टू अफेक्ट, देख एक चीज ध्यान दीजिए क्योंकि ये एक नॉन बेसिक वेरिएबल है, C2 इज नॉन बेसिक है, तो ये जो 5 एंड देखिए ये 3 है, ये x1 का कोफिशिएंट का आंसर 4 है और x3 का कोफिशिएंट क्या 5 है, ठीक है। यहाँ पे तो आने वाला नहीं है, ये सिर्फ इफेक्ट कहाँ डालेगा, ये इफेक्ट डालेगा CJ माइनस ZJ निकालते टाइम, ठीक है। और CJ कैसे CJ तो कौन सा होगा आपके पास, जो 3 को आपने C2 में कन्वर्ट कर दिया, तो ये C2 माइनस ZJ कैसा आएगा, ZJ is going to be 5 multiplied by 1/5 और 4 multiplied by 7/5, ठीक है, which is equal to minus 33/5, ठीक है। तो जो C2 minus Z2 है, यानी इसके नीचे जो बन रहा है वो that is going to be equal to C2 minus Z2 is going to be C2 minus 33/5। बात समझ में आई कैसे करा मैंने? ये क्यों करा मैंने C2 minus Z2 की वैल्यू C2 minus 33/5? क्योंकि आपने ये 3 की वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया C2 में, ठीक। तो यहाँ पे 3 नहीं आएगा, यहाँ पे C2 आने वाला है, ठीक है। तो CJ तो ये हो गया ऊपर वाला, CJ इज गोइंग टू बी दिस वन, और ZJ इज दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, इन दोनों का समीशन, विच इज इन दोनों का ये दिस इज गोइंग टू बी 1 और ये हो जाएगा 28/5, ठीक है। तो इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 33/5, ठीक। तो ये क्या बना आपका, ZJ की वैल्यू बन गई, ठीक, Z2 की वैल्यू बन गई ZJ में, तो ये C2 माइनस 33/5 आया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जब तक ये नेगेटिव रहेगी, ठीक है, जब तक ये C2 माइनस 33/5 की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, तब तक मुझे पता है कि ये जो है ऑप्टिमल सोल्यूशन रहेगा। क्योंकि अगर ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव हुई
तो इसका मतलब ये सीजे मैनेज टर्मिनेशन कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है और मुझे सोल्यूशन को आगे कहीं ले जाना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरे पास ये पता है कि ये C2 माइनस Z2 की वैल्यू जब तक ये 0 से नीचे रहेगी, यानी C2 माइनस Z2 के लिए C2 माइनस 33/5 की वैल्यू इज गोइंग टू बी लेस देन 0, यानी C2 की वैल्यू 33/5 से जब तक की यानी C2 की वैल्यू 33/5 से जब तक नीचे रहेगी तब तक मुझे पता है कि ये जो ये C2 माइनस Z2 जो है नेगेटिव रहने वाला है, ठीक। फिर से बोलूं, रुको, ये C2 माइनस Z2 है, C2 माइनस 33/5 है, ये इसकी वैल्यू जब तक 0 से नीचे रहेगी, ठीक है, तब तक मुझे पता है कि ये जो है इसकी वैल्यू नेगेटिव में रहने वाली है। अब इसका मतलब ये है कि C2 की वैल्यू कितनी रह सकती है, 33/5 से नीचे जब तक रहेगी तब तक मेरा ऑप्टिमलिटी कंडीशन सेटिस्फाई है, ठीक है। यानी C2 की वैल्यू जब, और इफेक्ट कब आएगा, यानी ये ग्रेटर देन, सर, हाँ, C2 की वैल्यू जब 33/5 से जब ग्रेटर हो जाएगी तब इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो यानी 6.66 से वैल्यू अगर आप ऊपर रखेंगे C2 की कभी भी, ठीक है, तो देन वी नीड टू सॉल्व इट ऑल्सो, ठीक। यानी C2 की वैल्यू आपने अगर यहाँ पे 7 रख दी, इन दैट केस यहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे, ये जो वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, और फिर आपको ये क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये इसको आपको इसके अंदर लाना पड़ेगा, यानी ये x2 इंटरिंग वेरिएबल बन जाएगा, फिर यहाँ पे मिनिमम xb अपॉन xi कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इनमें से एक जो है की एलिमेंट बनेगा और एक की रो बनेगा, बात समझ में आ रही है। उसके बाद एक आउटगोइंग वेरिएबल बनेगा, इनकमिंग बनेगा, कब तक करते रहेंगे जब तक कि सीजे माइनस जेड की वैल्यू कंडीशन फुलफिल ना हो जाए, बात समझ में आ रही है। तो ये जो नॉन बेसिक वेरिएबल है उसका इफेक्ट बहुत सिंपल है कि जो खाली यहाँ पे इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है। अगर ये बेसिक वेरिएबल होता, जैसे ये बेसिक वेरिएबल यानी सेम प्रॉब्लम है, x3 और x1 में से आप कोई चेंज करना चाहिए, यानी मैं इस वाले केस में मैं x1 के कोफिशिएंट को चेंज कर रहा हूं, यानी 4 को मैं C1 रख रहा हूं, अगर इन दैट केस क्या क्या इफेक्ट आएगा, क्योंकि ये जो 4 को मैंने C1 रखा है तो ये तो यहां पे तो चेंज आएगा, साथ में यहां पे भी C1 की वैल्यू चेंज आएगी, ठीक है। अब फिर से वही बात है, ये कब तक की सोल्यूशन आपको ये ऑप्टिमल रहने वाला है, जब तक कि सीजे माइनस जेड की वैल्यू जो है नेगेटिव रहेगी, ठीक है, नेगेटिव और 0 रहेंगे, यानी इनमें 0 और नेगेटिव रहेंगे, तब तक की जो है मेरा पास ये ऑप्टिमल टर्मिनेशन कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास देखिए, अब क्योंकि यहाँ पे C1 की वैल्यू यहाँ पे भी आ रही है और C1 की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, ठीक। अब क्योंकि x3 और x1 के नीचे, यानी x3 और x1 के नीचे तो 0 ही रहने वाला, हमेशा ही रहने वाला है, जैसे मैंने पहले ही बताया, जो बेस में जो वेरिएबल रहते हैं x3 और x1 बेस में है, ये वैसे जो सीजे माइनस जेड उनका वैल्यू हमेशा 0 आनी है। इसके अलावा जो इफेक्ट आएगा वो 3 जगह पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, यानी इसको C1 होगा, तो आप क्या करेंगे, जो सीजे निकालते टाइम एक सीजे तो ऊपर है आपके पास, विच इज योर, यहाँ पे 4 की जगह C1 आ जाएगा, 3500 हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे C1 आया है, इसकी वजह से ZJ की वैल्यू भी चेंज आएगी, क्या आएगी वो 5, यहाँ पे जैसे पहले वाले में 5 मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस C1 मल्टीप्लाई बाय 7/5, ठीक है। तो पहले वाले में क्या चेंज आएगा, विच इज इक्वल टू, यहाँ ZJ की वैल्यू क्या आएगी, ZJ विल बी 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 विच इज 1 प्लस C1 मल्टीप्लाई बाय 7/5, यानी C1 7/5 मल्टीप्लाई, ठीक है। ये तो ZJ की वैल्यू आ गई, और CJ माइनस ZJ क्या आएगा 3 माइनस दिस वैल्यू, ठीक। तो यानी इसकी वैल्यू आएगी C विच इज गोइंग टू बी 3 माइनस 1 प्लस 7C1/5, ठीक है। इसकी वैल्यू जब तक ये नेगेटिव रहेगी, यानी आपको ये पता है, ये मैंने फिर से वो लिख दिया 2 माइनस 7C1/5, ठीक है। सिमिलरली C4 माइनस Z4 की वैल्यू आप निकालें C5 माइनस Z5, इसमें हमेशा C1 आएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे चेंजेस करें, यहाँ पे C1 भी वैल्यू जाएगी, उसकी वजह से मल्टीप्लिकेशन की वजह से C4 माइनस Z4 में भी चेंजेस आएगा, C5 माइनस, इन सब की जब तक की वैल्यू नेगेटिव में रहेगी तब तक आपको पता है कि जो सोल्यूशन है वो आपको ऑप्टिमल रहने वाला है। इसके वजह से क्या मिलेगा, आपको 3 कंडीशन मिलेंगे, ठीक है। इनको आप सॉल्व करेंगे, यानी 2 माइनस 7C1/5 इज ग्रेटर देन 0 जब तक है तब तक, यानी C1 की वैल्यू 10/7। सिमिलरली दूसरी वाली कंडीशन की वजह से C1/5 माइनस 2 की वजह से आप जब तक यानी C1 की वैल्यू लेस देन 10 तक, या फिर C1 की वैल्यू 5/3 तक, यानी आपको एक रेंज मिल जाएगी कि C1 की वैल्यू जब तक कि 5/3 से 10 तक के बीच में है, यानी 10 और यहाँ पे इसकी वजह से 10 और 5/3 के बीच में है, तब तक की सोल्यूशन आपका ऑप्टिमल रहने वाला है, नहीं तो आपका सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं रहेगा। और जो भी मैं फिर से आपको कहना, अगर लेस देन रहेगा तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा हमको। हाँ, सोल्यूशन क्या लेस देन इक्वल क्या, जैसे अगर ये जो वैल्यू C1 की है, लिमिटिंग वैल्यू है कि अगर इससे ज्यादा है तो सॉल्व करें, और अगर उससे कम आ जाएगी तो फिर हमको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है,
प्रॉब्लम बात ये समझो ना, देखो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सीजे मैनेज जेड जे हैं उसमें ये देख रहे हैं कि जब तक कि जीरो नेगेटिव रहेगा तब तक हमारा ऑप्टिमल रहेगा, ठीक है। अब क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे C1 कर रहा हूँ, यहाँ पे C1 कर रहा हूँ, इसकी वजह से सीजे माइनस जेड जे की वैल्यू चेंज आएंगी, ठीक। वो जब तक कि नेगेटिव कंडीशन दे रही है, यानी ये जो C2 माइनस Z2 है, C4 माइनस Z5 है, C5 माइनस, जब तक कि नेगेटिव रहेंगे तब तक मेरा ऑप्टिमल तो वही रहेगा जो यहाँ पे, ठीक, क्योंकि मुझे टर्मिनेशन कंडीशन फुलफिल हो रही है। इसी का उल्टा अगर ग्रेटर देन हो जाएगा तो क्या दिक्कत होगी? ग्रेटर देन, अच्छा क्या मतलब ग्रेटर देन हो जाएगा तब? इसके अलावा जो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, C1 की वैल्यू रखनी पड़ेगी यहाँ पे, रेंज से अगर बाहर चला जाए। हाँ रेंज से बाहर आपने एक तीन रेंजें निकली, मतलब 3 चीजें निकली, ठीक है। अब ये 10/7 तो इसी के इस रेंज के अंदर आ गया, ठीक है। तो इस वजह से हमने ये रेंज के अगर आप बाहर रखेंगे तो आपको फिर से निकालना पड़ेगा सोल्यूशन, ये कह रहा हूं मैं, ठीक है। मतलब आपको आगे मतलब C1 की वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ेगी, जहां मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू आई है इन तीनों में, उसको जो है रखना पड़ेगा। उसको सर अगर रेंज के अंदर रहेंगे तो वही वैल्यू रहेगी जो XP की फाइनल वैल्यू आ रही है। हाँ X3 की और X1, क्योंकि वो नेगेटिव, इन दैट केस यहाँ पे जीरो नेगेटिव रहने वाला, वही तो कंडीशन है ना कि यहाँ पे नेगेटिव और जीरो रहना चाहिए, ठीक है। जब तक ये नेगेटिव है, यानी ये क्या दिखा रहा है आपको, ये दिखा रहा है C2, ये देखो ये C2 माइनस Z2 है, ठीक है। C2 माइनस Z2 है, ये C4 माइनस Z4 है, C5 माइनस Z5, ये जब तक नेगेटिव है तब तक टर्मिनेशन कंडीशन, यानी जो आपकी ऑप्टिमलिटी की कंडीशन फुलफिल रहेगी, ऑप्टिमलिटी की कंडीशन फुलफिल रहेगी तब तक आपके सोल्यूशन तो सेम रहेगा, ठीक है। जब ये चेंजेस एक भी पॉजिटिव आया, सपोज करिए एक पॉजिटिव आया, तो आपको फिर से मतलब सॉल्व कर, मतलब उसके आगे से सॉल्व करना पड़ेगा, यानी ठीक है। जो मैक्सिमम पॉजिटिव आएगा उसको इंटरिंग वेरिएबल बनाना पड़ेगा, फिर मिनिमम XB1 XI कैलकुलेट करना पड़ेगा, रो कॉलम करना पड़ेगा, फिर जब तक कि ये सारे के सारे जीरो नेगेटिव ना हो जाए तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो आपने इस तरह से आपको मतलब रेंज बना लिया आपने कि इसके बीच में होना चाहिए इस वाले प्रॉब्लम के लिए, बात ठीक है। कुछ समझ में आया, मतलब सेंसिटिविटी, ठीक है। मतलब कुछ नहीं है, मतलब जब आप एक बार सोल्यूशन निकाल चुके हैं उसके बाद क्या वेरिएबल्स और ये सारी चीजों का क्या इफेक्ट आने वाला है वो देखने की कोशिश हो रही है, ठीक है। अब ये एक्चुअली आपके दिमाग में आ रहा है कि सर ऐसा करना ही क्यों, मतलब ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है मैनेजमेंट में कि आपको पहले ही एक प्रॉब्लम दी गई कि ये जो इसकी कॉस्ट है इस रिसोर्स की दैट इज 3, फिर बोला नहीं इसकी 5 कॉस्ट हो गई है, ठीक है, यानी 5 मतलब इसकी जो 3 की वैल्यू नहीं थी गलती से 5 लिख दी, आपने पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, आप बोलने की अब बता रहे हो। तो आप ये ऑप्टिमलिटी सेंसिटिविटी एनालिसिस से पता कर सकते हो, आप कहीं आपको पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर जो है नहीं तो फिर पता चल रहा है कि 4-5 टेबल बनाने के बाद आपको सोल्यूशन निकाला फिर से पूरा करना पड़ा है। आपके अगर सेंसिटिविटी एनालिसिस के अंदर आ रहा है, यानी मतलब रेंज के अंदर आ रहा है, तो आप सीधे बोलेंगे नहीं जो आंसर है वही होने वाला, यानी जो X3 की वैल्यू वही रहने वाली है, X1 की वैल्यू वही रहने वाली है, ठीक है। तो ये जो मैनेजमेंट चेंजेस करता रहता है ऑप्टिमाइजेशन निकालने के बाद भी, उसका जो इफेक्ट है वो देखने के लिए है बेसिकली सेंसिटिविटी एनालिसिस, यानी सोल्यूशन निकलने के बाद जो अगर आप चेंजेस कर रहे हैं उसको दिखाने के लिए आपके सेंसिटिविटी एनालिसिस कर रहे हैं। इसके अलावा हमने अभी 2 डिस्कस कर रहे हैं खाली, नॉन बेसिक वेरिएबल, बेसिक वेरिएबल। सिमिलरली ये बाकी सबका भी है, मतलब बेसिक फिलोसफी समझ में आई थिंक आ गई होगी आपको कि करना क्या चाह रहे हैं हम लोग, जो टर्मिनेशन कंडीशन उसको देखने की कोशिश, ठीक। तो दिस इज हाउ द, मेरे ख्याल से ये चीज हम लोग अब जो है खत्म कर रहे हैं। तो दीज आर द सम ऑफ द रेफरेंसेस एंड कोरोना से बच के रहना सब लोग। तो